नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वोकेबलरी एंड कंटेंट के इस अंक में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे द हिंदू के मुख्य एडिटोरियल द फ्यूचर ऑफ ओल्ड टाइम्स इन इंडिया। दोस्तों, आप सभी लोगों ने डेमोग्राफिक डिविडेंड का नाम तो सुना होगा। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है कि हमारे देश की जो युवा आबादी है, जो बहुत बड़ी युवा आबादी है, उसका हमें एक बड़ा फ़ायदा भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में, तेज चलाने में मिल रहा है और मिलेगा। लेकिन दोस्तों, जैसे हर अच्छी बात एक साइड इफ़ेक्ट के साथ आती है, वैसे ही डेमोग्राफिक डिविडेंड भी एक साइड इफ़ेक्ट के साथ भी है। आज की जो हमारी बड़ी युवा आबादी है, वो एक समय एक साथ बूढ़ी भी हो जाएगी। तो इस बूढ़ी आबादी की देखभाल कैसे हो पाएगी और आज जो हमारे बूढ़े हैं उनकी कैसे देखभाल की जा रही है और देश की जो वृद्ध आबादी है उसकी किस गति से बढ़ोतरी होने वाली है, इन सब बातों की चिंता और उनकी जो समस्याएं हैं और उन समस्याओं का समाधान, उन सब की चर्चा इस आर्टिकल में की गई है। और साथ ही हम इस आर्टिकल में प्रयोग हुए कुछ कठिन शब्दों और उनके उपयोगों को भी देखेंगे। इस आर्टिकल की शुरुआत एक बहुत अच्छे बिंदु से की गई है कि हमारे देश की औसत आयु जो 1940 में 32 वर्ष के आसपास थी, आज बढ़कर 70 वर्ष से अधिक हो चुकी है। और पहले जहाँ एक माता 6 बच्चों तक को पैदा करती थी, वही अब औसत प्रजनन दर घट के 6 से 2 के आसपास आ गई है। दोस्तों, ये जो 32 वर्ष से 70 वर्ष हुई है औसत आयु बढ़कर, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और इसमें सबसे ज़्यादा महत्व इस बात का है कि हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि पहले का ज़माना बड़ा अच्छा था, लोग बड़े स्वस्थ हुआ करते थे, और आज का ज़माना बड़ा ख़राब है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, लंबा नहीं जी पा रहे हैं। तो ये जो बात है, ये बात तथ्यों से परे है। वास्तव में आज का युग स्वास्थ्य के हिसाब से भारत का सबसे अच्छा युग है। और जहाँ जो औसत आयु 32 वर्ष थी, 40 वर्ष थी, वो औसत आयु बढ़कर आज 70 वर्ष तक हो चुकी है। तो हम लोग चीज़ों को यूं ही स्वीकार कर लेते हैं। अगर हम तथ्यों पर उसको रखेंगे तो उसकी असली तस्वीर सामने आएगी। तो एक बात यह भी है कि 2011 की जो जनगणना हुई थी, उसमें 60 वर्ष से अधिक के लोग केवल 9% थे, और अनुमान है कि 2036 तक ये संख्या बढ़कर 18% हो जानी है, और 2048 तक ये संख्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो सवाल ये है कि इस बढ़ी हुई जनसंख्या के साथ हम क्या करें, उस बढ़ी हुई जनसंख्या की समस्याएं क्या हैं। दोस्तों, 60 साल के ऊपर अधिकांश लोग काम करने की स्थिति में नहीं रहते, तो वैसे में उन्हें किसी सोशल सिक्योरिटी स्कीम या सामाजिक सहायता की ज़रूरत पड़ती है। भारत में परंपरागत रूप से सामाजिक सहायता हम लोग परिवार के माध्यम से मानते आए हैं। लेकिन जिस तरह से एटॉमिक फैमिलीज़ बनी हैं, छोटे परिवार बने हैं, संयुक्त परिवारों का ह्रास हुआ है, तो बुज़ुर्गों के पास जो सेफ्टी नेट थी किसी ज़माने में कि परिवार में ही गुजर बसर हो जाएगी बुढ़ापे की ही, वो सेफ्टी नेट अब धीरे धीरे जा रही है। तो इस लेख में जोर दिया गया है कि किस तरह से हम नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के माध्यम से बूढ़े लोगों को सहयोग प्रदान कर सकते हैं। और जब ये सहयोग प्रदान करते हैं तो एक प्रश्न उठता है कि हम किन बुजुर्गों को सहयोग दें। तो इसके जो लेखक हैं, संभवतः जॉन ड्रीज हैं, उनका मानना है कि ये जो सहयोग है ये यूनिवर्सल लेवल पे होना चाहिए। मतलब जो भी व्यक्ति 60 साल के ऊपर का है, उस व्यक्ति को ये सहयोग मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जब हम यूनिवर्सल कर देते हैं किसी स्कीम को, तो उसका महत्व अपने आप में कम हो जाता है। जैसे बीपीएल योजना जो है, पहले राशन वितरण की, वो यूनिवर्सल हुआ करती थी, सभी को राशन की दुकानों से अनाज मिलता था, और उसमें लीकेज बहुत ज़्यादा था, क्योंकि जिन लोगों को ज़रूरत नहीं थी उन लोगों के नाम का भी अनाज आता था, और वो कहाँ जाता था पता नहीं चलता था। इसीलिए
जो बीपीएल को है उसको टारगेटेड किया गया और अब राशन की दुकानों पर टारगेटेड वर्ग को ही सप्लाई दी जाती है। तो ये जो यूनिवर्सल मदद का विचार है ये सुनने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन देश के आर्थिक संसाधनों की दृष्टि से उचित नहीं है। देश के आर्थिक संसाधनों पर उसका जोर पड़ता है। तो इसी में जो पहला शब्द आता है वो है प्रेडिकामेंट। जो बुजुर्गों की कठिनाइयां हैं उसके संदर्भ में ये प्रेडिकामेंट शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब होता है एन अनप्लीजेंट एंड डिफिकल्ट सिचुएशन दैट इज हार्ड टू गेट आउट ऑफ। अप्रिय और कठिन स्थिति जिससे बाहर निकलना कठिन हो। इसके एग्जाम्पल हैं रिसेंट वर्क ऑन मेंटल हेल्थ अमंग द एल्डरली इन इंडिया शेड्स न्यू लाइट ऑन देयर डायर प्रेडिकामेंट। या इसी शब्द को इसी और तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, आई अंडरस्टूड हर प्रेडिकामेंट बट देयर वॉज नथिंग आई कुड डू। मतलब मैं उसकी समस्याएं समझता तो हूँ, उसकी अप्रिय कठिन स्थिति समझता तो हूँ, पर मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता। तो दोस्तों, बुजुर्ग होने के साथ एक जो समस्या आती है वो आर्थिक समस्याएं तो आती ही हैं, साथ में अकेलेपन की समस्या भी आती है। और ये जो अकेलेपन की समस्या है ये अवसाद की समस्या को जन्म देती है। तो जब हम बुजुर्गों के बारे में विचार करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि समस्या केवल आर्थिक नहीं है, समस्या केवल पेंशन देने से नहीं सुलझेगी। समस्या अकेलेपन की भी है, तो उनकी सामाजिक स्थिति पर भी हमें विचार करना पड़ेगा। और दोस्तों, ये चूँकि बुज़ुर्गों के बारे में आर्टिकल है तो इसमें जो दूसरा शब्द बहुत काम का आया है वो है जेरियाट्रिक। जेरियाट्रिक का मतलब होता है अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विथ द प्रॉब्लम्स एंड डिजीजेस ऑफ ओल्ड एज एंड द मेडिकल केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ एजिंग पीपल, अर्थात वृद्ध परिचर्या से संबंधित। मतलब वो मेडिकल की ऐसी ब्रांच है जिसमें हमारे वृद्ध वर्ग की कैसे देखभाल की जाए इस बारे में विचार किया जाता है। इसके कुछ उदाहरण देखें तो देयर इज अ क्वेश्चन मार्क ओवर द फ्यूचर ऑफ जेरियाट्रिक केयर। लेकिन ये ऐसे देशों के लिए जहाँ वृद्धों की संख्या घट रही हो। हमारे देश में तो जेरियाट्रिक केयर का फ्यूचर बहुत ब्राइट नज़र आता है। या एक और वाक्य प्रयोग करें तो द जेरियाट्रिक पेशेंट्स विल बी मूव्ड आउट। तो दोस्तों, ये जेरियाट्रिक्स के कुछ वाक्य प्रयोग थे। और इसी में जो वृद्धों की अवस्था है उसी के संदर्भ में एक और शब्द आया है डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है विदाउट एनी मनी, फूड और होम। हमारे देश में बहुत सारे वृद्ध हैं जिनके पास ना तो धन है, ना आश्रय है, ना भोजन है। उन्हीं के संदर्भ में लेख में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। धन, भोजन या घर की सुविधा से वंचित, दीनहीन, निराश्रय, बेसहारा। पर इंग्लिश में डेस्टिट्यूट और भी संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, केवल वृद्धों के संदर्भ में प्रयोग नहीं होता। जैसे बाढ़ के बाद डेस्टिट्यूट की स्थिति उत्पन्न होती है, द फ्लड लेफ्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल डेस्टिट्यूट। या किसी का बिजनेस असफल हो जाए तो वो डेस्टिट्यूट की स्थिति में आ जाता है, हिज बिजनेस फेल्यूर लेफ्ट हिम इन डेस्टिट्यूट। और डेस्टिट्यूट से ही मिलता जुलता एक शब्द है जो इस लेख में प्रयुक्त हुआ है, वो है डेप्रीविएशन। डेप्रीविएशन का अर्थ होता है एन एब्सेंस और टू लिटिल ऑफ समथिंग इम्पॉर्टेंट, जिसे हम लोग हिंदी में वंचन भी कहते हैं। और इसके उदाहरण हैं दे आर ऑफन टारगेटेड ऑन एरियाज ऑफ मल्टीपल डेप्रीविएशन, inevitably painkillers, drugs and sleep deprivation all add to stress load। एक और वाक्य प्रयोग देखें तो the education agenda is challenging with school working hard to break the cycle of urban deprivation। तो दोस्तों, ये deprivation के कुछ प्रयोग थे। और एक और जो शब्द प्रयोग हुआ है इसमें वो है paltry। paltry का मतलब होता है too small to be considered इम्पोर्टेंट और यूज़फुल। ये पेंशन के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। जीन ड्रीस का मानना है कि जो पेंशन वृद्धों को दी जा रही है वो नितांत अपर्याप्त है और इसलिए उसके लिए उन्होंने पाल्ट्री शब्द का प्रयोग किया है। इसके कुछ और एग्जाम्पल देखें तो हिज ओल्ड पोजीशन सीम्स पाल्ट्री टू हिम नाउ। मतलब अगर कोई व्यक्ति बड़ा हो गया है और अमीर हो गया है तो उसे अपने जो पुराने संसाधन थे वो
कुछ भी नहीं लगेंगे, नगण्य लगेंगे। वो बोलेगा दिस इज़ अ पाल्ट्री अमाउंट, ये पैसा तो उसके लिए कुछ है ही नहीं। और ये जो वृद्धों की अवस्था है, इसकी देखरेख में, इनके लिए पेंशन लागू करने में कुछ प्रदेश बहुत आगे जा रहे हैं, जैसे हमारा मध्य प्रदेश बहुत आगे जा रहा है। लेख में तमिलनाडु का संदर्भ दिया गया है। ऐसे आगे रहने वालों के लिए एक शब्द है पायोनियर। पायोनियर सामान्यतः नाउन के रूप में प्रयुक्त होता है और इसका अर्थ होता है अ पर्सन हु इज वन ऑफ द फर्स्ट टू डेवलप एन एरिया ऑफ ह्यूमन नॉलेज, कल्चर एटसेट्रा। मानवीय ज्ञान, संस्कृति आदि के क्षेत्र में अग्रणी व्यक्ति। तो अगर हमारा मध्य प्रदेश वृद्धों की देखभाल में अग्रणी है तो हम लोग कह सकते हैं दैट मध्य प्रदेश इज पायोनियर इन टेकिंग केयर ऑफ ओल्ड पीपल्स। और अगर किसी और संदर्भ में से प्रयोग करना है तो शी वॉज पायोनियर इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू कैंसर ट्रीटमेंट। और अगर वर्ब की तरह प्रयोग करना है तो पायोनियर का अर्थ होता है सबसे पहले खोजना। जैसे देखें तो दे पायोनियर न्यू साइंटिफिक टेक्निक। तो दोस्तों ये इस लेख में शामिल प्रमुख शब्द थे, लेकिन हमारे जो ध्यान देने की बात है वो ये है कि जो हम लोग हैं वो डेमोग्राफिक डिविडेंड वाली अवस्था के लोग हैं। हम लोग उसका आनंद उठा रहे हैं, लेकिन उसका कष्ट भी हम ही लोगों को भोगना है, क्योंकि हम लोग उस उम्र में होंगे कि जब हम बूढ़े होंगे 2040 के बाद, उस समय देश की बड़ी आबादी वृद्ध होगी और केवल शासन के भरोसे इतनी बड़ी वृद्ध आबादी को छोड़ना उचित नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग जो डेमोग्राफिक डिविडेंड के युवा लोग हैं, 30 से 40 के बीच में हैं, हम लोगों को चाहिए कि अपने सेहत का बहुत ख्याल रखें और अपने करियर को इस तरह से प्लान करें कि हम लोग 60 साल के बाद भी एक्टिव रह पाएँ। और ये जो वृद्धों की समस्या है कि वृद्ध बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाएंगे, इसका इलाज समाज के स्तर पर ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है। शासन के स्तर पर उसका इलाज होना चाहिए, पर शासन के संसाधन सीमित हैं और हमको चाहिए कि हमें अपनी देखभाल खुद करें ताकि शासन के संसाधन ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों के लिए उपयोग हो सकें और ऐसे लोग शासन की योजनाओं का लाभ उठा सकें जिन्हें वास्तव में इसकी ज़रूरत है। तो दोस्तों ये था आपका आज का अंक, और आज के आपके शब्द थे पायोनियर, पाल्ट्री, डेप्रिविएशन, डेस्टिट्यूट, जेरियाट्रिक और प्रेडिकामेंट। तो दोस्तों इसी के साथ आज का अंक ख़त्म करते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इन शब्दों को YouTube वीडियो के एक्सप्लेनेशन जो नीचे रहता है डिस्क्रिप्शन, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँ ताकि आप चाहें तो इन्हें कॉपी करके अपने पास भी रख सकें। अगर ये श्रृंखला आपके काम आ रही हो और आप इस श्रृंखला से जुड़े रहना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी कोशिश होगी कि आगे से मैं सुबह 8 बजे तक इस वीडियो को अपलोड कर दूं, हालांकि प्रायः देर भी हो जाती है क्योंकि अन्य काम भी हैं। तो सुबह 8 बजे अगर मैं अपलोड कर पाया तो आपके पास दिन भर होगा कि आप उन 5 शब्दों को आत्मसात कर सकें। और अगर रोज़ 5 शब्द आत्मसात करने का हमारा ये क्रम चल पाया तो साल भर में हमारे पास 1500 से भी अधिक नए शब्द हो जाएंगे और हमारा शब्दकोश बढ़ जाएगा। धीरे धीरे हम लोग स्पोकन इंग्लिश की तरफ और गहराई में उतरेंगे। तब तक हम लोग अपना शब्द सामर्थ्य बढ़ाने पर कंसंट्रेट करेंगे। आप सभी ने अपना समय दिया, धन्यवाद। थैंक यू।